सर वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया सर। गुड। सर ये क्या क्लास का टाइमिंग ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा आज मैसेज डाल दिया था ना आप लोगों को, पहले ही डाल दिया था कि आज की क्लास केवल है वो 9 बजे होगी, बाकी आपकी जो क्लासेस की टाइमिंग वो पहले जैसी ही रहेगी, है ना। आज ओके। केवल। हाँ, आज के लिए था केवल। और कैसे हैं आप सभी लोग? अभी देखो, थोड़ी सी हमें बात करनी है विशेष तौर पे। आज जो बात होगी वो हमें कैलेंडर पे बात करनी है। जो अभी आपका जो समय है उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे क्या करना है, इस चीज को लेकर के बातचीत हमारी होगी, ठीक। आपको पता है अभी यूपीपीसीएस का कैलेंडर आया है, ठीक है। यूपीपीसीएस का कैलेंडर आया है। ये कैलेंडर थोड़ा सा निराशाजनक है, लेकिन इसमें कुछ आशा है, उस पर भी हम बात करेंगे, दोनों पक्ष पे बात करेंगे। निराशा इसमें यह दिख रही है कि अभी हाल में हमें कोई यूपीपीएससी की वैकेंसी, जैसे आरओ यारो की वैकेंसी इस कैलेंडर में देखने को नहीं मिली है। एक तो ये दिक्कत आई है। दूसरी दिक्कत ये आई है कि अभी जो है बीईओ की वैकेंसी भी देखने को मतलब डेट इसमें नहीं आई है। लेकिन ये दोनों वैकेंसी आनी पक्का है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कैलेंडर को, जब आप देखोगे तो कई सारी डेट को रिजर्व किया गया है ना। कई सारी डेट क्या है, रिजर्व है। और उन डेट पे एग्जाम होने हैं। जैसे अभी मैं कैलेंडर को खोल के दिखाता हूं आपको। आई थिंक यहाँ पे होगा डाउनलोड में। कैलेंडर कहाँ गया? ये आप देख रहे हो, ये कैलेंडर है ना। अब देखो, इसमें आप इसलिए बहुत परेशान नहीं होना कि एग्जाम क्या है कैसे है। मतलब जो डेट दी गई है वो तो ठीक है ही, लेकिन बाकी के डेट्स भी आप प्रॉपर उनके लिए तैयार रहें। क्योंकि देखो ये आरक्षित डेट है ना, यानी इस डेट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा कोई ना कोई, ठीक। ये जो सब डेट्स हैं, इन सब डेट्स में एग्जाम कंडक्ट होना है। इस डेट में एग्जाम होगा, इस डेट में, यानी 22/2 में एग्जाम होगा, 21/2 में कोई एग्जाम हो सकता है, इस डेट में भी कोई एग्जाम हो सकता है, इस डेट में भी एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो यानी जो ये तारीखें हैं, है ना, ये जो तारीखें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इन तारीखों को बड़े ध्यान से देखना है। तो आप इसलिए निराश मत होइए कि अभी बीईओ की और आरओ की इसमें वैकेंसी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इसमें बहुत सारी डेट्स को क्या किया गया, रिजर्व किया गया है। इन डेट्स पे परीक्षा हो सकती है ना, अलग अलग परीक्षाएं। जैसे ये डेट भी आप देखोगे आरक्षित है, 5/7/2026 की डेट आरक्षित है। 10/7 भी आरक्षित है। 12/7 भी आरक्षित है। यानी इनमें एग्जाम होना है कोई ना कोई, ठीक है। इनमें कोई ना कोई एग्जाम हो सकते हैं। तो अभी मान लो बीईओ का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो बीईओ के नोटिफिकेशन की जो एग्जाम होगा वो कुछ इन्हीं डेट्स में से हो सकता है। तो ये देखिए 4 डेट आरक्षित यहाँ पे दिख रहे हैं, 25/7, 26/7 और 8/8 और 9/8, ये आरक्षित है, ठीक है। ये डेट आरक्षित है। इस बात को लेकर बिल्कुल निराश नहीं होना है। इसमें एक फायदा बहुत हुआ है, अच्छा फायदा, ठीक। देखो ये आरक्षित है, ये आरक्षित है। इस कैलेंडर में एक अच्छी बात है, जो लोग बिल्कुल बेसिक से, शुरुआत से, जीरो से तैयारी की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बच्चे इस बात के लिए परेशान थे कि सर बहुत समय बचा नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक। तो अब आपके लिए यह है कि एग्जाम के लिए टाइम खूब बचा है। अब देखो इसमें आप देखेंगे अक्टूबर में 4 डेट आरक्षित है ना, अक्टूबर अक्टूबर में ही। और अभी 2 और 6 डेट आरक्षित हैं अक्टूबर में, मतलब 6 नहीं, 5 आरक्षित हैं। और हमारे पीसीएस परीक्षा की बात करें कि ये कब होना है एग्जाम, तो इसकी भी डेट आ चुकी है। प्रीलिम परीक्षा की डेट आ चुकी है। और प्रीलिम परीक्षा कब होगी आप देख रहे होगे, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026। इस परीक्षा का ही हम लोगों को इंतजार रहता है ना। और इसमें ही हमें इसी के हिसाब से चलना है। तो ये 6/12/2026 को सर है, वॉइस रविवार। नहीं आ रही है। हाँ, सभी के लिए नहीं आ रही है, केवल आपके लिए नहीं आ रही है। सर हम लोग की तो आ रही है, मेरी तो आ रही है सर। एक सर बार बेटा, वॉइस नहीं आ रही है। एक बार रीज्वाइन कर लो आप, रीज्वाइन। जिसको जिसको वॉइस नहीं आ रही है वो रीज्वाइन कर लीजिए एक बार, है ना। जिसको वॉइस नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, वो रीज्वाइन करें। रीज्वाइन, रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। करें। तो जिसके लिए आवाज नहीं आ रही वो रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। खैर, हम लोग अपने मुद्दे की बात करते हैं, ठीक। अब हमने आपको बताया कि जो डेट है हमारी
ये है आपकी 6/12, यानी आज से यदि हम लोग टाइम काउंट करें, आज से हम लोग टाइम काउंट करें तो हमारे पास कितना समय है ये बात पता होना चाहिए। अब हम लगभग पूरा साल मार रहे हैं इसको, तो एक पूरा साल नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय का भी बहुत वो रहता है। 6 दिसंबर को हमारा एग्जाम है, इसका मतलब दिसंबर हमारे पास नहीं है। जनवरी हमारा निकल गया है, ठीक, तो जनवरी भी नहीं है और दिसंबर भी नहीं है, यानी सीधे सीधे 2 महीने कम हो गए। यानी हमारे पास 10 महीने का समय है, 10 मंथ का टाइम है। 10 मंथ में आप बिल्कुल बेसिक से भी करोगे ना, बिल्कुल जीरो से करोगे, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करोगे अभी से, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं 2026 के। ठीक, 2026 के एग्जाम में खासियत क्या होने वाली कि वैकेंसीज बहुत अच्छी आने वाली हैं। इलेक्शन ईयर है और मुझे लगता है कि इलेक्शन के ही चलते इन्होंने इतना डिले किया है इसको, इस एग्जाम को, क्योंकि 26 वाला जो 27 में इलेक्शन होना है आपका, 27 में इलेक्शन होगा, तो एग्जाम लगभग मान लो मई जून में होता है या फिर ज्यादा लेट करते हैं, तो उसका फायदा मिलेगा नहीं इनको, है ना। इनको फायदा नहीं मिलना है इसका, गवर्नमेंट को इसको फायदा नहीं मिलता। तो इस वजह से इन्होंने सोचा क्यों ना हम इस एग्जाम को इस समय पे करवाएं, यानी नवंबर में करवाएं और दिसंबर में करवाएं। दिसंबर में क्या होगा कि दिसंबर में वो इलेक्शन का माहौल भी बन जाएगा, वैकेंसीज अच्छी आ जाएंगी, एक पॉजिटिव इंपैक्ट सरकार पे पड़ता है, सरकार की नीतियों पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है कि भैया बहुत सारी वैकेंसी इस बार दे दी है, तो युवा इसमें अपना शामिल हो जाएगा। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पूरा का पूरा 10 मंथ का हमारे पास समय है। अब इस 10 मंथ को डिवाइड करना है अपन को, ठीक, इस 10 मंथ को कैसे डिवाइड करोगे ये पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, अदरवाइज ये 10 मंथ भी निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। आपको पता है कि जनवरी हमारा निकल गया है ना, जनवरी निकल गया है और आपको पता है जनवरी का कुछ पता नहीं चला है ना। इसी तरीके से फरवरी भी निकल जाएगा, फरवरी तो वैसे ही इश्क मोहब्बत में निकल जाता है ना, वैलेंटाइन डे वीक शुरू होने वाला है कुछ दिनों में, तो फिर उसमें भी समय तो देना ही पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे भी चुनौतियां आने वाली हैं, चुनौतियां क्या मतलब, टाइम तो जाएगा ही। यस, एक तो हमारी अभी हम इसके बाद फिर हम यूपीएससी पे ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। जिसको यूपीएससी देना है और पीसीएस देना है, जिनको दोनों देना है, उनके लिए तो एक गोल्डन चांस हो गया। क्योंकि हर बार क्या होता था, हर बार क्या होता था कि लगभग 15 या 20 दिन के गैप पे ही यूपीएससी और पीसीएस होता था, ठीक। यूपीएससी और पीसीएस क्या होता था, 15 और 20 दिन के गैप पे ही होता था, आपको पता है। इसमें अच्छी बात क्या हुई कि अब दोनों एग्जाम के बीच में खूब दूरी है। यदि आप टारगेट कर रहे हो 24 मई को, है ना, एग्जाम है आपका 24 मई को, है ना, यूपीएससी का, ठीक। अभी देखो हो सकता है कि थोड़ा डिले भी हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन डिले हो रहा है कंटिन्यूसली, और ऐसा गुप्त। क्या बेटा, दिव्या म्यूट कर लो बेटा, है ना। हाँ, यूपीएससी 24 में। क्या कह रहे हो, ओके सर, ओके। हाँ म्यूट कर लो अभी, ठीक ना, बताते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो, ठीक है, सारी बातें कर लेंगे। हाँ, अभी देखो आपको पता है कि 14 जो है जनवरी को नोटिफिकेशन आना था इसका, 14 जनवरी को, और आज 31 जनवरी हो गई, नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं यूपीएससी का। अंदर की खबर ये पता चल रही है कि कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं यूपीएससी में, और इसी वजह से ये डिले हो रहा है। उसमें प्रशासनिक कारण दे रहे हैं वो लोग, प्रशासनिक कारण वो इसी तरीके के कारण होते हैं, या तो कुछ सिलेबस में बदलाव हो सकता है, कुछ घटाव या बढ़ाव हो सकता है, एक बात। दूसरी चीज ये हो सकती है आपकी कि इसके सिलेबस में कुछ बदलाव कर दे, कुछ सिलेबस, क्योंकि काफी दिन से सिलेबस भी यूपीएससी का बदला नहीं है, आपको बता दूं, है ना। सी सेट रिमूव्ड, सी सेट मुझे नहीं लग रहा कि रिमूव करेंगे ये लोग, है ना, सी सेट रिमूव करने का बहुत कुछ इनके चांसेस है नहीं, क्योंकि सी सेट एक ऐसी चीज है कि वो उतना जरूरी भी है एग्जाम में ना, सी सेट की एक महत्व है उसमें। तो सी सेट तो मुझे नहीं लग रहा है कि रिमूव करेंगे। ऑप्शनल पे शायद ही विचार कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल का भी ऐसा अभी खास वो नहीं है, मतलब सिलेबस में कुछ ना कुछ तो बदलाव करेंगे। या एक दूसरा जो बड़ा कारण हो सकता है इस वजह से भी नोटिफिकेशन में देरी हो रही है, क्योंकि होता क्या है ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट से ना वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। जैसे मान लो पुलिस विभाग है, ठीक, तो पुलिस विभाग बोलेगा कि भैया हमें इतने आईपीएस चाहिए, ठीक, मान लो उन्हें 180 आईपीएस चाहिए। और आईएफएस वाले बोलेंगे, आईएफएस यानी जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, वो भी बोलेगा कि हमें इतने आईएफएस चाहिए। तो अब कई बार होता है कि ये सब ना अपने डाटा देने में लेट कर देते हैं, देरी कर देते हैं। जब लेट कर देंगे, देरी कर देंगे, तो फिर वो धीरे धीरे करके प्रशासनिक कारण बन जाता है और डिले हो जाता है एग्जाम। सो ये भी एक कारण हो सकता है, याद रखना, ठीक। लेकिन एक बात हमें क्लियर हो रही, क्योंकि यूपीएससी सामान्य तौर पे इस तरीके से काम करता नहीं है। यूपीएससी की बहुत बहुत प्यारी खासियत यह है कि यदि
यहां पे वो डिले कर रहा है, तो वो एग्जाम को भी थोड़ा थोड़ा डिले कर सकता है। ठीक है। हाँ। नहीं, आज पढ़ाएंगे नहीं, ठीक, आज पढ़ाएंगे नहीं, थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं एग्जाम को लेकर के, जो जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंटली जरूरी है, क्योंकि देखो हम जब तक एक प्रॉपर जब गाइडेंस नहीं होता ना, हमें कैसे प्लान करना है, अब जो नए समय के लिए कैसे प्लान करना है, तो फिर वो हम लोग ना बिना, वो कहते हैं ना, बिना डायरेक्शन में ही किसी भी डायरेक्शन में तीर मार रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप हॉस्पिटल में, तो आप वहाँ पे हॉस्पिटल में आप चीज़ों को देखिए अभी। और बाकी ये क्लास अपलोड हो जाएगी, ऑपरेशन रिकॉर्ड तो हो रही है ना क्लास, रिकॉर्ड हो रही क्लास। जी सर। हाँ ठीक है। ठीक है। सो अब हमारे पास अ, ये मान लो ये डिले होता है एग्जाम, तो लगभग 15-20 दिन और डिले भी हो सकता है, मतलब अभी मई में है, हो सकता है जून में एग्जाम हो जाए। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया हूँ गोविंद, आप कैसे हैं? ठीक। तो हो सकता है कि और डिले हो जाए एग्जाम, एग्जाम क्या हो जाए, डिले हो जाए। तो हमारे पास समय है, देखो जनवरी तो निकल गया, हमारे पास फेब है, ठीक, मार्च है, अप्रैल है, ठीक, और मई पूरा पूरा है, मई है। और अब देखो किस तरीके से किस दिन में एग्जाम होता है, तो हो सकता है हमें जून का भी कुछ समय मिल जाए। ठीक। तो चलो हम इसको अभी नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे पास 4 महीने तो पक्का पक्का है। ठीक। तो जो लोग इस बार यूपीएससी दे रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि देखो जिसके पास अटेम्प्ट्स हैं, अटेम्प्ट आपको उनका अचार नहीं डालना है। ठीक। एक आध अटेम्प्ट आपको लेना चाहिए, यदि आपकी बहुत तैयारी भी नहीं है ना, तब भी अटेम्प्ट आपको एक आध तो देना चाहिए। उससे क्या होता है ना, एक अंदाजा लगता है, हमें अंदाजा ये लगता है कि अच्छा हम किस दिशा में जा रहे हैं, कितना हम कर पा रहे हैं, कितना हम चीजों से दूर हैं अभी। इन सब चीजों को लेकर के एक प्रॉपर एक सीरियस नोट पे आपको करना चाहिए। एग्जाम का एनालिसिस भी आप करते हैं, एग्जाम का एक प्रेशर भी देखते हैं कि किस तरीके का एग्जाम में प्रेशर होता है, तो एग्जाम आपको देना चाहिए। ठीक। तो इस बार आपको देना ही देना है यूपीएससी एग्जाम, जो भी एलिजिबल है, जिनके जिनके पास भी अटेम्प्ट्स हैं। और जिसके पास, हाँ ऐसा है कि मान लो केवल एक ही अटेम्प्ट है उसके पास, और मतलब तैयारी उतनी अच्छी है नहीं, तो फिर नहीं देना चाहिए, जाहिर सी बात है। अटेम्प्ट्स को लेकर के भी कुछ चीजें हो सकती हैं, याद रखना है, इस बार हो सकता है कि अटेम्प्ट्स को लेकर के भी जो बातें चल रही हैं, कि अटेम्प्ट्स में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बढ़ सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कम हो सकते हैं। अब ये कमीशन ही बताएगा, यूपीएससी ही बताएगा कि एक्चुअली होना क्या है। लेकिन अटेम्प्ट्स के बारे में भी चर्चा चल रही है यूपीएससी के मार्केट में पूरी, कि अटेम्प्ट्स को लेकर के कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है यूपीएससी को लेकर के। ठीक है। खैर, सो हमें अटेम्प्ट देना है, हम ये मान के चलते हैं। अब 4 महीने का समय है हमारे पास, 4 मंथ का समय है, और हम औसतन 1 मंथ, ठीक, 4 महीने 4 विषय, 4 महीने 4 विषय को टारगेट कर लेते हैं। देखो पढ़ना तो वैसे सब है, लेकिन 4 विषय तो टारगेट करना ही करना है आपको, मतलब इनमें बहुत लीड बनाना है, कि इसमें से आपके क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपके ठीक हों। ठीक, देखो 80% यदि क्वेश्चन ठीक होंगे, 20% मान लो गलत हो गए, तो 20 का 1/3 कितना होता है, 7 होता है। तो 80 में से यदि हम 7% घटा दें, तो लगभग हम मान लेते हैं कि 72%, 73 होता है वैसे, पॉइंट में आएगा इसलिए मैंने किया। तो लगभग ये मान के चलो कि 72-73% फिर भी हमारी एक्यूरेसी हो जाएगी। 72-73% इन 4 विषयों में ये स्थिति होना चाहिए। वो 4 विषय कौन कौन होंगे आपके, याद रखना, एक तो पॉलिटी होगा, ठीक, एक तो पॉलिटी होगा, एक आपका इकोनॉमी होगा, ठीक, एक इकोनॉमी होगा, दूसरा आपका ज्योग्राफी होगा, ठीक, ज्योग्राफी होगा। देखो जो अब इसमें भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग है, जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, यानी जिन लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में आर्ट्स के विषय पढ़े हैं, तो उनके लिए अलग ये 4 विषय होते हैं। और जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनके लिए 4 विषय अलग होते हैं। उसी तरीके से आपको बांटना है, तभी आपके लिए फायदेमंद होगी चीजें। सो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और एक विषय आपको पर्यावरण लेना ही लेना है, ठीक है, एनवायरमेंट लेना है, एनवायरमेंट लेना है। और ये 4 विषय हो गए, और इसमें एक और चीज जोड़ सकते हो, केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहां से आपका ठीक ठाक वेटेज बन जाता है। पॉलिटी के हर बार आप देख रहे हो कि लगभग 15 से 18, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं आपको। इकोनॉमी में भी लगभग 15-17 क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में मिल रहे हैं। सर ये ज्योग्राफी वीडियो में, अपलोड करोगे ना आप? हेलो। हाँ भैया, ये वीडियो आप अपलोड करोगे ना यूट्यूब पे? कहाँ पे? यूट्यूब पे। ठीक है, ओके सर। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। तो 15-17 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। ज्योग्राफी की यदि हम बात करें, ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें, देखो यूट्यूब पे हम लोग ने थोड़ी सी चीजों को अभी कम किया है। हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों से, जो हमारे स्टूडेंट हैं प्रॉपर, जिनने हमें पे किया है, हम उनके लिए बहुत ज्यादा अकाउंटेबल होना चाह रहे हैं।
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए अकाउंटेबल हों वो हमारा जो है कंपल्सन हो गया है अभी। ठीक, क्योंकि हमें ये रिजल्ट में माइनस मार्किंग नहीं होता है ना? इसमें बेटा वन वन थर्ड का नेगेटिव मार्किंग होता है। 1/3 का है सर? हाँ जी बेटा, वन थर्ड का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब सुनो। सो ज्योग्राफी का भी लगभग लगभग ये मान के चलो कि 15 क्वेश्चन आपसे यहां से मिलेंगे, है ना, 15 क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं। और इन्वायरमेंट तो आना ही आना है, क्योंकि इन्वायरमेंट का वेटेज क्यों होता है इस बात को समझना है। और बहुत सारे बच्चे इन्वायरमेंट को हल्के में ले लेते हैं। इन्वायरमेंट का वेटेज इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें एक पोस्ट होती है आईएफएस की, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, जो कि एक ऑल इंडिया सर्विस भी है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की चूंकि पोस्ट होती है, इस वजह से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप इन्वायरमेंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्वायरमेंट को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में धोखा खा जाते हैं। सो इन्वायरमेंट को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। वो जरूर अटेम्प्ट करो, जरूर उसको पढ़ो। ठीक, सो एक इन्वायरमेंट हो गया। ठीक, एक क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। एक हो गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट, इसमें आपको लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक, 12 से 15 क्वेश्चन यहां देखने के लिए मिलते हैं। और एक आता है मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहां से आपको 7-8 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन मतलब इससे देखने। तो अब यदि हम मोटा मोटी हिसाब बनाएं, यदि हम 15-15 को एवरेज भी ले लें तो 15 चौको 60, और ये 10 70, 70 जो मार्क्स है ना, 70 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इन 5 विषय से आ जाने हैं, है ना, लगभग लगभग 70। अब बचे कौन से हमारे इसमें विषय, बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट बचे हैं, बताओ कौन सा सब्जेक्ट बचा है हमारा इसमें से। सर साइंस एंड टेक बचा हुआ, क्या, एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री बचा हुआ। हाँ, एक तो एंसेंट और देखो, एक तो एंशियंट बचा हुआ है, और एंशियंट हिस्ट्री। मेडाइवल बचा हुआ है। ठीक है, और साइंस एंड टेक है सर, और एक करंट अफेयर का पार्ट बचा हुआ है। एक साइंस एंड टेक है। ठीक है, साइंस एंड टेक, और एक करेंट अफेयर्स बचा हुआ है। ठीक है, देखो मैं, मेरा मानना ये है, देखो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। जिस तरीके का मेरा एग्जाम का एक्सपीरियंस है, मैं एक बात जानता हूं। हम लोग पता क्या करते हैं ना, हम यूपीएससी को इतना हवा बना लेते हैं कई बार, और हम लोग इसमें इसमें पूरा ड्वेल करते रहते हैं, हम इसी में जो है क्या करते रहते हैं, फंसे रहते हैं। यस, आर्ट एंड कल्चर भी बचा है। यस, आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन कुछ आते हैं, तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर भी हम लिख लेते हैं। ठीक, आर्ट एंड कल्चर, ये तीनों मिला करके, ठीक, आर्ट एंड कल्चर, ये तीनों मिलाकर के लगभग आप समझो कि 35 से मतलब 30 से 35 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन का ये वेटेज, ये वाला सेगमेंट रखता है। अब देखो जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले होते हैं सामान्य तौर पे, उनके साथ थोड़ा सा करंट साइंस से टेक में दिक्कत आती है। लेकिन आर्ट्स के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स जिनने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो उनको ये 5 विषय पे बहुत ज्यादा जोर दे देना है, भयंकर तरीके से। अब बात आती है कि सर करंट अफेयर्स हम कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। करंट अफेयर्स एक्चुअली अथाह है, सच बताऊं अथाह है। और करंट अफेयर्स का ऐसा कोई नियम नहीं है कि कितने दिनों का पूछेगा। सामान्य तौर पे 1.5-2 साल का तो वो पूछ ही रहा है। कई बार वो 5 साल पुराना सरकार की नीतियां, उन सब चीजों की बात करेंगे तो वो 10 साल पुराना भी चीजें पूछता है ना। सो करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं होता है। सो इसके लिए आपको बहुत एक सटीक काम करना है। मार्केट में बहुत सारी जो है क्या है, मार्केट में बहुत सारी जो है मैगजीन्स अवेलेबल हैं। तो उस मैगजीन का केवल और केवल करंट अफेयर्स वाला हिस्सा आपको देख लेना है। करंट को एक मैगजीन, 17 मैगजीन फॉलो नहीं करना। मैं देखता हूं बच्चे इसकी भी मैगजीन उठा लिया, उसकी भी मैगजीन उठा लिया, ये सब नहीं करना है। ये सब करोगे तो दिक्कत में हो जाओगे। सो हमें करंट अफेयर्स को यहां से देखना है। ठीक है, 1 साल का करंट अफेयर्स देखा, और बहुत बल्कि नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा की लगे हैं बस करंट ही करंट, पता चला पूरा टाइम उसी में दे दिया, गड़बड़ हो जाएगा। मैगजीन कहाँ चाहिए सर? क्या बेटा, मैगजीन कौन सा ठीक रहेगा? मैगजीन ले सकते हो मार्केट में, जैसे एक विजन की मैगजीन आती है, वो आपको फ्री रिसोर्स में मिल जाएगी। आती है? जी बेटा, आप बता दो ना, आप गाइड कर दो ना, हाँ बहुत सारी मैगजीन है अरे मैं सर। बोल तो रहा हूँ, आप सुनोगे हमारी बात तब ना। विजन की जी एक, सर। विजन की 365 करके आती है एक मैगजीन, 365। ओके। ठीक है, वो आप उसको ऑनलाइन मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाती है, वहां से डाउनलोड कर लो। बाकी मैं एक काम करूंगा कि वो मैं डाउनलोड करके आपको ग्रुप में ही डाल दूंगा। ठीक है, तो ग्रुप जी में भेज सर, आप देना। उसका वो डाल देना। अब 365 किस पे? अब देखो सेम बात को रिपीट करने की क्या जरूरत, जब मैंने बोला डाल दूंगा, फ्लो ठीक टूट है। जाता है ना, समझो। तो मैं डाल दूंगा, ठीक है, 365 डाल दूंगा। तो इसकी क्या होता है ना, हर सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटी का करंट अफेयर्स हो गया, एनवायरमेंट का करंट अफेयर्स हो, तो वो इस तरीके से वो क्लासिफाई किए रहते हैं। तो वो आपको यहां से कवर कर लेना है, ठीक है।
अब बात आती है एंशियंट में ज्यादा समय दिया जाए नहीं दिया जाए। देखो करने के लिए तो सब कुछ करो, फिर करने के लिए तो ऐसी बात है। लेकिन हम यहां से जब 70 क्वेश्चन का हिसाब किताब यहां से बन रहा है, तो इस वाले हिस्से पे हम फोकस कर लें। आप देख रहे हो कि कट ऑफ जो यूपीएससी की जा रही है ना आजकल, कट ऑफ यूपीएससी की बहुत नहीं जा रही है। यदि आप 50 क्वेश्चन सिक्योर कर ले रहे हो नेगेटिव मार्किंग के बाद, 50 क्वेश्चन, तो मतलब आप समझ लो कि आपकी नैया पार है। 50 क्वेश्चन, और आप देखो यहाँ 70 क्वेश्चन की जिम्मेदारी ले ली है। 70 क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं कि आपको यहाँ पे 80% एक्यूरेसी रखना है। 80% एक्यूरेसी यानी 20% गलत भी हो जाएगा, तो 80% का यदि हम 80% का 80% यदि हम कर रहे हैं, ठीक, तो हमने क्या बोला कि 80%, अब 70 का 80% कितना होगा, कोई बताएगा? 70 का 80% कितना होगा? 70 का 80%, 78, 56, यानी 56, है ना? 56 यही होगा ना, 70 यस क्वेश्चन सर, का। यही। हाँ, तो यस सर, 50, यही होगा। हाँ 56 हो गया। अब 56 में हमें 1/3 माइनस भी करना है। 1/3 माइनस भी करेंगे हम तो कितना, 20 का हमें 1/3 करना है, तो लगभग ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लगभग ये 49 क्वेश्चन आपके यहां से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यदि आप इस एक्यूरेसी के साथ चल जाते हैं। तो इस एक्यूरेसी के साथ चले जाते हैं तो आप समझो कि 49 क्वेश्चन आपके निगेटिव मार्किंग करने के बाद भी आपके बच जाएंगे। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो कर ही लोगे। जैसे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि वो इजीली किए जा सकते हैं, डुएबल होते हैं। कुछ साइंस एंड टेक में भी चीजें हमने पढ़ी होती हैं, सुनी होती हैं, अभी ये पढ़ा रहे हैं, वो आपको बहुत काम आएगा। आप निश्चिंत रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हम कंप्लीट करा देंगे आपका। तो वो भी आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको वो बिल्कुल दूर की बात हो गई, ऐसा नहीं है। ये भी आपके लिए काम आएगा, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल में आप, मेरा सजेशन है कि बहुत घुसना मत, ठीक है। एंशिएंट मेडिवल में आप केवल अपनी लूसेंट जो है ना, जीएस वाली लूसेंट आती है, केवल उतना करके भी चले जाओगे। और या सर ने जो आप लोगों को क्लास में नोट्स बनवाए हैं, है ना, फाउंडेशन बैच में जो क्लास में नोट्स बनवाए हैं, यदि आप उसको भी कर लेते हैं तो भी, नहीं पीना है, तो उसको भी आप कर लेते हैं तो भी जो है चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। सो हमें क्या करना है, ये वाला हमने हिसाब, इस पे हमें बिल्कुल मतलब नजर गड़ा देना है कि भाई इसमें से गलत ना हो। 5 सब्जेक्ट हैं, 4 महीने हैं। अब टाइम आपको डिवाइड करना है, कितने कितने डिवाइड करोगे। जैसे पॉलिटी के लिए टाइम डिवाइड कर लो 15 दिन का, ठीक। इकोनॉमी के लिए 15 दिन, ज्योग्राफी के लिए 15 दिन, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 10 दिन, एनवायरमेंट के लिए 10 दिन। 10 और 15, है ना, हो गया हमारे 25 दिन। और उसके बाद हम इनको 15 15 15 थी 45, और ये हो गया 25, तो 45 और 25 70 दिन हो गए हमारे पास, 70 डेज। 70 डेज हो गए और हमारे पास टोटल है 120 डेज, ठीक। तो हमें ये कोशिश करना है कि अब अगले 70 दिन में ये सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएं। फिर हमारे पास जो 50 दिन बचे रहेंगे उसमें हम भयंकर रिवीजन करेंगे इसी का। मतलब कम से कम 2-3 बार रिवीजन करना ही करना है। देखो जब तक आप अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे ना, है ना, जब तक अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे तो आप कितना भी कुछ पढ़ लो, वो चीजें काम आती नहीं है। सच्चाई ये है, आपको वन टाइम जो स्टडी होती है, ये वन टाइम रीडिंग होती है, वो कहीं का नहीं छोड़ती है आपको। तो रिवीजन की टू द सक्सेस है, वो करना ही पड़ेगा, आपको करना ही करना है। कुछ भी चीजें रोक दो लेकिन रिवीजन जरूर करो, जो आपने पढ़ा है वही काम आएंगे आपके। पीवाईक्यूज यूपीएससी के जरूर सॉल्व करना है, ठीक है। यूपीएससी के पीवाईक्यूज आपको जरूर सॉल्व करना है, करना ही करना है। और मेरा सजेशन है कि कम से कम 30 साल के तो पीवाईक्यूज कर लो, 30 ईयर। अब देखो 30 ईयर के पीवाईक्यूज जब आप करोगे ना, तो इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी आएगा, मतलब उस समय आया होगा जो करंट अफेयर्स में पुराने सालों में, तो उनको छोड़ देना है। कुछ इररिलेवेंट चीजें होती है, उनको छोड़ देना होता है हमें। हालांकि जो मार्केट में जो किताबें आती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इसके पीवाईक्यू के लिए दिशा पब्लिकेशन की एक बुक ले सकते हो, ठीक है। दिशा पब्लिकेशन की एक किताब आती है, उस पीवाईक्यूज को आप ले सकते हो। तो वहां से पीवाईक्यूज उनने क्या करते हैं वो, कि अपडेट कर देते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन आया रेपो रेट पे, मान लो 2005 में कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, उदाहरण के तौर पे। अब जो उन्होंने जो पीवाईक्यू बनाया है, ठीक है, अब जो वो पीवाईक्यूज उन्होंने बनाया है, तो अब क्या करेंगे कि वो वर्तमान के रेपो रेट को लिख देंगे उसमें, यानी करंट से अपडेट कर दे रहे हैं वो लोग। तो ये अच्छा है ना, ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो दिशा पब्लिकेशन का आप ये ले सकते हो। और ये 30 ईयर का करना ही करना सॉल्व, है ना। पेपर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो गाइड है ही। तो अच्छा, दूसरी बात है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, उनके बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड वाले क्या कर सकते हैं इसमें अलग, ठीक। देखो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये 4 तो करना ही है। इसकी जगह पे मॉडर्न हिस्ट्री मान लो, देखो मॉडर्न हिस्ट्री वैसे सिंपल है।
तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वो इस पे फोकस कर सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की जगह वो साइंस एंड टेक को अपना सहारा बना सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ऐसे कई स्टूडेंट हैं कि जो पूरे के पूरे सब्जेक्ट छोड़ के चले जाते हैं, उनका प्रीलिम भी हो जाता है। मतलब ऐसा ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि वो पूरा एक विषय पढ़े नहीं, जैसे मान लो उन्होंने इकोनॉमी पढ़ी ही नहीं, फिर भी उनका प्रीलिम क्वालिफाई हो गया, वो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं केवल। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस स्ट्रेटजी को बनाया कि भैया हमें इतने क्वेश्चन चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, और इतने में हमारा सिलेक्शन हो जाना है। हम क्या करते हैं ना, सभी के चक्कर में जब रहते हैं तो कुछ नहीं हो पाता है फिर। तो क्यों ना हम जो 5 सब्जेक्ट हैं उन पे भयंकर वाली कमांड बना लें, ठीक है ना, इंटर रिलेशन, एक दूसरे से संबंध संबंध क्या है, वो सब चीजें हम कर लें। और ये यदि हमारा संभव हो जाता है तो आप समझो कि सिलेक्शन तय है, तय है। आपको बताऊं, दूसरी बात है कि थोड़ा पढ़ने के तरीके भी बदलो आप लोग ना। जैसे मैं देखता हूं कि मतलब हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम में जो बेसिक अंतर है, और हम लोग इस बात को हमेशा कोसते रहते हैं कि इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से कम रिजल्ट है, कम रिजल्ट है। उसका बड़ा कारण पता क्या होता है? क्योंकि हम लोगों का पढ़ने के तरीके बेकार हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के पढ़ने के तरीके बेकार हैं। क्या तरीके हैं? एक तो वो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत रहता है स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात, जैसे उसने थोड़ा सा पढ़ लिया, अब उसे लगेगा नहीं पता दुनिया ही फोड़ देंगे। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा, ठीक है, याद रखना। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस में हम बहुत कुछ खो सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे ही हम लोगों ने 2 पेज पढ़े, 4 पेज पढ़े, तुरंत हम सपने देखने लगते हैं कि अब मैं आईएएस बन गया, अब मैं कार से उतर रहा हूँ, उतर रही हूँ, एक सलूट मारने वाला पुलिस अधिकारी लगा हुआ है ना, इस तरीके का भौकाल है, ये एंट्री जा रही, वो एंट्री जा रही है। इसी की रील हम लोग देखते रहते हैं, और ये हमारे लिए घातक हो जाता है। हमें अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है। मैं देखो ये बातें तुम ना, आप लोग पता है, एक बात बताऊं, मेरी बातें ना आपको बुढ़ापे में याद आएंगी। यदि आप सफल नहीं होगे ना, तो बुढ़ापे में याद आएंगे कि सर सर सही बात बोलते थे। सफल हो जाओगे तो भी याद आएंगे कि मास्टर सही था, सही बातें बोलता था, और बात तो सही है। समझ रहे हो? तो सफल होने के लिए हमें जरूरी है कि जो अपने मन में हम जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, उनसे निकल करके हम वास्तविक चीजों पे काम करें। कि हमें कंटेंट पढ़ना है, हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जो भी कंटेंट पढ़ा हमने उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो। ठीक। अब जैसे हम लोगों ने साइंस एंड टेक में लाइट चैप्टर पढ़ा था, लाइट में हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ा था। ईमानदारी से बताओ आप लोग, कितने लोगों ने उसके क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व? ईमानदारी से बताओ, सभी लोग बिल्कुल ईमानदारी से बताएं, कितने लोगों ने किया है? सर बताओ। मैंने तो नहीं किया है। नहीं किया ना? तो अब नो देखो, सर। हम लोग देखो ऐसे ही पीछे होते जाते हैं। बस पीछे होने का ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि हम असफल एक दिन में नहीं होते हैं? हम हर दिन असफल होते हैं, लेकिन एक दिन उसका नतीजा आता है। यदि हम डेली सफल होते जाए ना, तो हमारे लास्ट का नतीजा भी अच्छा होगा। हमें डेली सर सफल हम होना है। आर्ट से है ना, हमें वो समझ में कम आता है सर। ये पहली बात, ये दिमाग से हटा दो। जो मैंने पढ़ा है वो तो चीजें समझ में आई ना, उसी से जी सॉल्व सर, करना वो है। तो आई, मैं कोशिश ही नहीं करती कि मतलब वो मैं निकाल पाऊँ। नहीं तो क्यों नहीं करना है? अच्छा ये बताओ, आप एक जिला के जिलाधिकारी बन जा रहे हो, वहां पे एक चुनौती है कि महिलाओं की तस्करी हो रही वहां से। अब आपको पता है जी महिलाओं की सर। तस्करी रोकना दुनिया का बहुत कठिन काम है। केवल भारत नहीं, दुनिया के अलग अलग कोने में हो रहा है। दिल्ली में पिछले साल 12,000 लड़कियां गायब हुई हैं। पता है आपको? पिछले साल में नो बारह सर। हजार बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। अब एक तो हम ये बात मान लेंगे सर वो होगा ही नहीं हमसे। सर कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। कोई भी हमें मार सकता है, कोई भी हमें धमका सकता है, कोई भी हमें परेशान कर सकता है। एक तो ये हम बोल रहे हैं। दूसरा है कि दो जब वो हजार देखते हैं। पच्चीस में लड़कियों की तस्करी कहाँ हुई है? हाँ बेटा म्यूट कर लो प्लीज, है ना, बातों को रिपीट नहीं करना है, सुनना है। बाकी आपके जो क्वेश्चंस होंगे तो वो पूछना है, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? तो हमें इसको चुनौती के तौर पे लेना है। जब कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, उसको एक चुनौती के तौर पे लो कि ये क्यों नहीं होगा। होगा भाई, इंसान ही तो है हम। कोई भी चीज हमने समझाई, उसको समझ लिया हमने, दैट्स इट, आगे चलेंगे। हम कई बार ये सोच रहे थे, हमने अपने मन में पहले हार जाते हैं। वो एक एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। यदि आप मन में हार गए ना कि ये चीज मुझे नहीं आएगी, मैं बताऊं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो वो चीज आपको समझा दे फिर। क्योंकि आप अपने मन में हार गए हो। आपको लग रहा है अब नहीं हो पाएगा। अब आपने सोच लिया कि अब नहीं हो पाएगा गुरुजी, और जैसे ही आपने
सोच लिया। और मैं बताऊं, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं ना, मान लो ये हमारा लक्ष्य है और यहां से हमने शुरुआत की थी, यहां पे बहुत संघर्ष झेला हमने, सब कुछ किया, हम यहां पहुंच गए, ये लक्ष्य तक पहुंचने वाले, इतने रास्ते में हम ज्यादा थक जाते हैं। क्योंकि इतना रास्ता जो है ना, इतना रास्ता एक तो कठिन होता है, ठीक, एक तो रास्ता कठिन होता है, दूसरी बात यहां तक हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है हमारी, ठीक। और तीसरी बात ये होती है कि यहां से हमें समाज का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, बहुत सारे लोगों का, इस तरीके से ये सब चीजें भी आने लगती हैं। तो हम इतने गैप में हार जाते हैं और फिर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते और हम बैक हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। ये मैं बताऊं, अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। नहीं, कोशिश तो करते हैं पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता सर अपने आप देखो, से। देखो हम अपने आप से नहीं कह रहे ना, आपको करवा तो रही हम। आपको अब क्या करना था कि क्वेश्चन करने थे, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन करते। जी सर। अब जो नहीं समझ में आता फिर वो आप मुझसे पूछते। ये आपका नैतिक दायित्व है कि आप पूछें। आप समझ रहे हैं? सर आप बीच में थोड़ा बिजी थे तो इस करके कोई मैंने नहीं दिक्कत नहीं, पूछा। आपको भेज देना है मैं क्वेश्चन, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए आपको। हम बिजी है नहीं है छोड़ो, आपको क्वेश्चन भेज देना है, सर ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप समझ रहे, जो भी दिक्कत है आप भेज दो, मेरे व्हाट्सएप नंबर है ही सबके पास, उसमें भेज दो कि सर ये चीज मुझे यहां समझ में नहीं आई है। जैसे ही मैं तुरंत फ्री होऊंगा, जैसे भी मैं होगा, मैं आपसे कनेक्ट करके आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब ओके करना है सर। ऐसा, अब आगे से ऐसा करना बाकी है। सर, बाकी मेरी मतलब बाकी जो क्लासें हैं वो सही है सर, बस ये साइंस का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। परेशान मत हो, इसीलिए हम बेसिक करवा रहे हैं ना। अब जी बेसिक सर। थोड़ा हो जाएगा तो फिर टेक्नोलॉजी आसानी से समझ में आएगी आपको, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट सर सही है मेरा। आप निश्चिंत रहो, परेशान मत हो। इसीलिए जैसे बाकी जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, उसके क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, किए आप लोगों ने? जैसे सर इंडियन, वो मैंने मंगाया है, अभी आया नहीं, मतलब यहाँ से आके फिर से वो डिले हो गया है, तो यहाँ मिल नहीं रहा है सर, मैंने उसको ऑनलाइन किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा तो आप उसको करना जरूर, ठीक है। जी सर। आप चलो। सो ये वाला जो गैप मैं बता रहा था आपको, कि यहाँ पे जो हम थक जाते हैं ना, तो ये थकना नहीं है यहाँ पे। मैं बताऊं, ये जो इतना जो फेस है ना, ये बहुत कठिन फेस होता है, और इसी में हम लोग चीजें अच्छी और बुरी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार, एक बहुत पॉपुलर कहावत होती है कि मान लो हमने एक कुआं खोदा, पहले कुआं खोदते थे हम लोग, है ना, कुआं खोदा, अब क्या हुआ कि इसमें हमने देखा यहां तक खोदा, पता चला यहां से यहां पे पानी था, थोड़ा और खोद देते तो पानी मिल जाता हमें, थोड़ा और खोद देते तो पानी मिल जाता, लेकिन हम क्या करें, हम यही हिम्मत हार गए। अच्छा, अब हमें ये पता भी होना चाहिए, इसीलिए मैं बोलूं कि आप डेली अपने आप से जीतो। डेली जो आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, उस पर प्रैक्टिस करो। डेली जब आप जीतते हो ना, तो एक दिन आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, पक्का हो जाती है, गारंटीड हो जाती है। हम एक्चुअली एग्जाम को ना एक अंतिम पड़ाव के तौर पे देखते हैं कि हम सीधे परीक्षा में जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। सफलता सफलता का ये तरीका नहीं है। सफलता इस रास्ते से नहीं मिलती है। सफलता के लिए हमें छोटे छोटे उद्देश्यों में हमें चीजों को बांटना होता है। हम डेली के टारगेट्स बांटते हैं कि भाई इतना हमें करना है, इतना हमने पढ़ा, इतना रिवाइज किया, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, इसका मेंस का आंसर लिखा, आगे बढ़े। फिर उसको रिवाइज भी करना है। जब ये करोगे तब, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो 120 दिन यूपीएससी के लिए हैं अपने पास, उसमें से 70 डेज में हमें ये टारगेट बनाना है कि हमें ये करना है। देखो, जाहिर सी बात है, जो बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं, जो अभी अभी लेटेस्ट ही जुड़े हैं, तो अभी आप लोगों के सिलेबस में तो टाइम लगेगा कंप्लीट होने में ना। जाहिर सी बात, ऐसा तो नहीं कि एकाएक आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, वो सब ऐसे नहीं होता ये। इट्स नॉट अ रॉकेट्स, मतलब ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एकाएक सब कुछ हलवा पूड़ी है और हो गया। टाइम तो लगेगा, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने में प्रॉपर समय लगता है। एक बार सिलेबस कंप्लीट में समय लगता है, उसको समझने में समय लगता है। देन फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि हम फिर कितना रिवीजन कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब चीजें, ठीक है। तो हड़बड़ाना भी नहीं है कि ऐसे नहीं कि सर अब ये कर दें, लेकिन हाँ, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो लंबे समय से जुड़े हैं, तो उनके जो सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं, पॉलिटी जो है आपका, उसके बाद इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, है ना, तो इन सबको आप कंप्लीट करके प्रॉपर तरीके से आप पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए, ठीक, और रिवाइज करके आगे बढ़िए, और उसको मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक। अब हारना नहीं है, लेकिन ये भी हारना बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा ये बताओ, अपने पास क्या है जीवन में, अभी वर्तमान में क्या है? जो मिलना है केवल मिलना है, खोने के लिए अपने पास कुछ है नहीं।
क्या है खोने के लिए बताओ? मैं फिर से बोलूंगा, आप लोगों में से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, हो तो बहुत अच्छी बात है, कि जिसके घर पे 100 करोड़ की संपत्ति हो। है किसी के घर पे 100 करोड़ की संपत्ति? नहीं है सर। नहीं है ना। तो अब हम्म। सोचो, मिलना है सब कुछ। 1 आध करोड़ संपत्ति आज के समय पे कुछ नहीं होती है, मतलब उसका बहुत वैल्यूएशन है नहीं, जिस वर्तमान के समय पे हम देखें तो। 10-50 करोड़ की संपत्ति है तो हाँ, फिर आप पैसे वाले हो, फिर आपके लिए बहुत कुछ मतलब चीजें मैटर करती हैं। लेकिन ये स्थिति में नहीं है तो फिर अब आप सब कुछ बदलने वाले हो। ठीक है, सब कुछ बदलने वाले हो आप। जीवन बदलेगा, मैं सच बता रहा हूं। आप अपनी पूरी पीढ़ियां बदलोगे, खुद को बदलोगे, परिवार को बदलोगे, समाज को बदलोगे, सब कुछ कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा पहले। आपके डेली के टारगेट्स, मैं बार बार बोलूंगा, डेली के टारगेट्स फिक्स होना चाहिए, डेली की प्लानिंग होना चाहिए, इतना करना है, इतना छोड़ना है, ये सब चीजें होनी चाहिए। यदि ये नहीं होती हैं तो दिक्कत हो जाएगी। डेली के टारगेट फिक्स करना है, डेली के टारगेट को चेस करना है, और जो टारगेट नहीं हो पाया है उसको भी हमें देखना है। बहुत सारी चीजों से हमें कटना भी पड़ेगा 1 साल के लिए, है ना। बहुत सारी चीज, सामाजिक जो संबंध है ना, बहुत, हम पता चला हम शादियों में भी इन्वॉल्व हैं, हम बहुत सारे काम करने होते हैं हमें। तो मेरा मानना है कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, थोड़ा बुरा मान ले लें दो लोगों को। तो दुनिया में अपने लोग ना खुश करते करते ना खुद दुखी हो जाते हैं। आपने देखा ना कभी जीवन में, हम सबको बस केवल खुश ही करते रहते हैं। हम केवल और केवल क्या करते हैं, खुश करते रहते हैं कि अरे यार वो बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए। लेकिन आप अपनी जिंदगी को बुरा बना चुके होते हो, इतनी सब चीजें झेल चुके होते हो। तो वो ठीक है, अच्छा माने बुरा माने भैया, मालिक थोड़ा सा रुक जाओ, 1 आध 2 साल की बात है, हम सफल हो जाएंगे तो हम आपके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। अच्छा, ये बात भी सही है, यदि आप सफल हो जाओगे तो भाई आप बिल्कुल अपने लोगों के लिए तो करोगे ही, क्यों नहीं करोगे आप। लेकिन आप असफल रह जाओगे तो आपकी करने की क्षमता ही नहीं, कुछ क्या कर पाओगे आप उनके लिए। आप एक एक गरीब आदमी आपके साथ 24 घंटे बना रहे, किस किस काम का है वो? क्या फायदा है वो उसका? क्यों करेंगे सर? जी? किसी के लिए क्यों करना सर? क्या कह रहे बेटा? आजकल किसी के लिए क्यों करना सर? नहीं कोई नहीं अपना है ही नहीं तो करना नहीं नहीं, क्यों? करना है ऐसा नहीं है। देखो, हम लोग इंसान हैं, और इंसान इसीलिए इंसान है क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। हम लोग जानवर नहीं है, ठीक है। हमें बिल्कुल करना है दूसरों के लिए, लेकिन हम करने के लिए सक्षम तो बने पहले। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आप गरीब आदमी हो भी, ठीक है। अब गरीब आदमी किसी आदमी के साथ पीछे है, हाँ भाई साथ साथ में है, साथ साथ में क्या क्या होना है उसका? कुछ नहीं होना है। हॉस्पिटल में जाना है, वहां पैसा खर्च होना है, स्कूल में जाना है, वहां फीस लेना है, जहां चाहिए पैसा चाहिए, सोर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब एक ऐसे आदमी को आप ढो रहे हो, तो उससे क्या होना है? कुछ नहीं होना है। इससे बढ़िया है कि उसको थोड़े से समय के लिए साइडलाइन करके खुद को अच्छा सा बना लो, और फिर उसकी जितनी चाहे भरसक मदद कर दो, जिससे कि उसके जीवन में ही परिवर्तन आ जाए। और बिल्कुल करना चाहिए, अपने लोग होते हैं जीवन में। देखो, खुद का खाना तो कोई भी बना लेता है यार। आपको 2 रोटी खाना है, चावल खाना है, सब्जी खाना है, इतना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जीवन में। वो लगभग सर लगभग सबको गरीबों मिल ही के जा रहा लिए है। कर सकते हैं बट अपनों के लिए नहीं ठीक है, कर सकते सर। नहीं वो आपका व्यक्तिगत विचार है, कोई दिक्कत नहीं। जब या तो उनको अपना ही मत बोलो, आप कह रहे अपनों के लिए नहीं कर सकते, तो फिर अपने हुए नहीं ना फिर वो। जो अपने हैं उनके लिए तो करना ही करना है ना, समझ रहे हो। जो हम्म। अपने हैं तो उनके लिए तो करना ही करना है। यदि आप ये बोलोगे अपनों के लिए नहीं करना है, इसका मतलब आप उन्हें अपना सर मानते ही नहीं। जब लोहा लोहे को पीटता है तो आवाज ज्यादा होती है, वही वाला हाल होता है सर अपनों के साथ। हाँ, जी, सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। नहीं ठीक है, मतलब देखो, मैं सबके अलग अलग जीवन के अनुभव होते हैं। कई बार हम एक दो लोगों को सोच करके ना अपने जीवन की पूरी राय बना लेते हैं। हमें लगता है यार ये 2 व्यक्तियों ने मेरे साथ गलत कर दिया, तो अब पूरी दुनिया ही गलत है। एक्चुअली ऐसा है नहीं। अपने अपने ही तो गलत करते हैं हमारे साथ है। नहीं, अपने देखो, अच्छा ये बताओ, आपके पास जो है वही तो गलत करेगा भाई। एक सड़क पराये पे नहीं चलता हुआ करते आदमी सर। आपके साथ क्या गलत कर देगा? जो आपका है, वही आपको है आपके सर। जो वीकनेसेस जानता है, जो आपके स्ट्रांग पॉइंट जानता है, वही आपके लिए, वही आपके जीवन में कुछ बदल सकता है, इधर उधर अच्छा बुरा जो भी है। अब हम बिल्कुल देखते, सर। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से स्मार्टली ऐसा काम करें कि हम अपनी कमियों को बहुत उजागर भी ना करें कि सामने वाला ये समझ जाए कि यहाँ पे ये कमजोर है। तो ये हमें, इसीलिए तो यूपीएससी में, पीसीएस में इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग पढ़ते हैं, कि हमें इंटेलिजेंट तो होना ही है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंट भी होना है। ठीक है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का यही महत्व है कि आपको हर जगह अपनी कमी भी नहीं दिखाना है, और हर जगह
ये भी नहीं बताना है कि सर मैं तो यहां टूट गया, यहां बिखर गया, हर जगह नहीं। आप जीवन में कुछ लोग होते हैं गिने चुने, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं, पूरे जीवन में 5-7 लोग ऐसे होंगे आपके जो जीवन भर आपका साथ देंगे। हो सकता है वो आपके दोस्त हों, हो सकता है आपके वो सगे संबंधी हों, हो सकते हैं आपके परिवार के लोग हों, कोई भी हो। बस इतने ही लोग होते हैं, 5-7-10 लोग बस। उसके बाद की होती है भीड़, है ना, उसकी बात होती है आपकी भीड़। सो कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई है नहीं है, लेकिन आपका मकसद बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम अपने लिए तो करना ही है, लेकिन दूसरों के लिए भी करना ही करना है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कोई मकसद नहीं है आपका तो खुद के लिए कर लो, खुद के लिए बन जाओ आईएएस। नहीं कह रहा किसी के लिए करो, खुद के लिए भी तो कर लो। अभी खुद की कौन सी जिंदगी बहुत अच्छी है, खुद के जीवन में भी सर तो खुद बदलाव के लिए करना है। करना है। हाँ, खुद के लिए करो। जी सर। वो एक मकसद अब बनाना पड़ेगा आपको। जैसे बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं, मैं शायद पुराने स्टूडेंट से मैंने ये बात शेयर की थी, मतलब लोग इंस्पिरेशन कहाँ से लेते, मैं वो बता रहा था। एक मुझे अच्छे से, मैं बीटेक में था उस समय, और उस समय पे एक स्टूडेंट हमसे, मतलब स्टूडेंट नहीं, हम लोग स्लीपर क्लास में जा रहे थे ट्रेन में, तो एक हमें आईपीएस मिले, स्लीपर से जा रहे थे वो। तो हम लोग ऐसे सिविल ड्रेस में थे, तो बातचीत कर रहे थे, बगल में बैठे हुए थे, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो बोले कि भाई मैं आईपीएस हूँ पुलिस में। तो हम लोगों ने मजाक में लिया कि क्यों, मतलब तुम यहाँ क्या करोगे, ये स्लीपर डिब्बे में तुम क्या कर रहे हो, आईपीएस हो तो, ठीक है। तो हम लोग तो स्टूडेंट ही थे उस समय, तो भाई हम लोग को तो रहना ही है उसमें, स्लीपर में ही हम लोगों के लिए उस समय बड़ी बात थी, जनरल में जाते थे वरना तो, है ना। तो जब हमने बात की उनसे, तो बाद में उन्होंने दिखाया कि देखो ये मेरा आई कार्ड है और इस इसमें कैडर में हूँ, आईपीएस हूँ, सब चीजें। तो बोले यार तुम लोग हल्के में ले रहे थे मुझे, हमने कहा नहीं नहीं, हल्के में नहीं। फिर उन्होंने अपनी बात बताई, हमने कहा कि अच्छा, ये जनरली पहले मैं जब अपने कॉलेज में था तो ये सबके सवाल जरूर पूछता था, कोई यदि इस तरीके से सफल व्यक्ति मिल जाता था कि क्या क्या रणनीति रही, कैसे किया, कहाँ से इंस्पिरेशन, इस टाइप की चीजें। तो चूंकि सफर थोड़ा लंबा था तो हम लोग बात कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने बोला यार, दो चीजें बताई उन्होंने कि एक तो मैं इतने गरीब फैमिली से था, इतने गरीब फैमिली से कि हमने केवल जनरल डिब्बा देखा था, और जब से आईपीएस बने, है ना, जब से हम आईपीएस बने तब से हमें सब कुछ एसी का ही मिल रहा है। तो इस स्लीपर का सफर हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं। तो वो बता रहे थे मैं पहली बार स्लीपर में बैठा हूं, मतलब या तो वो जनरल में बैठ रहे थे या फिर सीधे एसी में जा रहे थे। तो ये बीच का जो सफर है ना, वो उसके लिए वो बैठे थे। फिर हम लोगों ने ऐसे ऐसे पूछा कि मतलब कहाँ से ये दिमाग में आया कि आपको आईपीएस ही बनना है। तो बोले यार, उन्होंने गंगा जल मूवी का नाम लिया, आप लोगों ने देखी होगी शायद मूवी, जी सर। यस गंगा जल, सर। अजय बस देवगन की। बहुत बहुत अच्छी मूवी है, और मूवीज देखना चाहिए। देखो जीवन को ना निराश, अपने जीवन को ना एकदम वैसा मत बनाओ, वो कैसे जिसमें कोई रस ना बचे, नीरस मत बनाओ उसको। उसमें ना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बनाए रहो, वरना तो जीवन, देखो पता नहीं ना कब क्या कैसे क्या होना है, तो कम से कम खुद तो खुश रह लो। तो वो गंगा जल मूवी देख करके बोले यार, मेरा इंस्पिरेशन का केवल एक ही सोर्स था, गंगा जल मूवी। मतलब सोचो, एक व्यक्ति कोई मूवी से लेकर के इतना इंस्पायर हो गया, और कई लोग हुए, आपको बताऊं पुलिस में कई लोग इस मूवी को देख करके इंस्पायर होके गए। तो आपका इंस्पिरेशन कुछ और हो सकता है, जो भी आपका इंस्पिरेशन है उसको इंटेक्ट करके, जरूरी नहीं कि सबको बताना ही है ना। हम लोग एक तो, हम लोग हिंदी माध्यम वाले लोग बहुत भावुक होते हैं, सच्चाई में बहुत भावुक। हर चीज को हम क्या कर देंगे, बता देंगे, क्या सर हमने मूवी देखी है बस ऐसे ही करना है। अपने अंदर रखो कुछ चीजों को ना, एनर्जी को ना सेव करो, कुछ सीक्रेट्स अपने पास रखो, वो भी जरूरी है। जहां पे आपको फ्रस्ट्रेशन हो वहां पे चीजें बताओ भी, लेकिन अति उत्साहित होकर के कई बार हम लोग बहुत सारी चीजों को बस हम कह देते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाती हैं। सो इस पे भी हमें अपने पे काम करना है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, ठीक है ना। सो मूवीज मूवीज देखो, कोई भी जो भी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि डेली बिल्कुल 2 मूवी देखना ही है, लेकिन आपको लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ मूवीज हैं, या जो भी आपका, जरूरी नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपको लग रहा है जिससे आपका मूड लाइट होता है, उसको देख करके फिर अपनी पढ़ाई करो। रील्स मत देखो, लेकिन ये बात मैं बोलूंगा, रील्स मत देखो। जैसे अभी आप लंबी वीडियो जो भी देख पाओ वो देखो, है ना, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 20 मिनट, 40 मिनट, ये वीडियोस देखो। रील्स मत देखो, रील्स ने आपके लिए खराब कर दिया है, सुन लो अच्छे से। रील्स आपको शॉर्ट टेम्पर्ड बना रहा है। मैं आपको बताऊं, पहले के स्टूडेंट और अब के स्टूडेंट, अभी मैं लगभग 10-12 साल से तो पढ़ा ही रहा हूं, लगभग 10 साल तो मिनी, हाँ 12 साल तो हो ही गए। तो वैसे तो पढ़ा तो बहुत पहले से रहा हूं, क्योंकि जब
जो क्लास में पढ़ लेता था वही पढ़ा देता था। मान लो 11वीं में आए तो 10वीं वालों को पढ़ा देते थे। वैसे तो बहुत दिनों से पढ़ा रहे, लेकिन अ, इतने शॉर्ट टेम्पर्ड स्टूडेंट कभी नहीं देखे हमने जितने की अभी हो गए हैं। मतलब हर छोटी सी चीज में गुस्सा आ रहा है उनको, बहुत फ्रस्ट्रेट है वो, हर चीज में उन्हें मजा चाहिए, जल्दी चाहिए मजा। यदि थोड़ा सा ही बोरिंग लगा, आपको बताऊं, पहले यूट्यूब का रिटेंशन टाइम होता था। यूट्यूब पे जैसे हम लोग कोई वीडियो बनाते थे तो रिटेंशन टाइम होता था कि हम बच्चे को 30 सेकंड 40 सेकंड, यदि हम किसी बच्चे को क्लास में 30 या 40 सेकंड शुरुआत में हम क्लास में रोक लिया, जैसे ही बच्चा एंटर हुआ क्लास में, यूट्यूब पे मालूम पढ़ा रहे हैं, तो शुरुआत में एक इंट्रो होता है। उस इंट्रो में यदि हम 30 40 50 मिनट हम 30 50 सेकंड तक यदि बच्चे को रोक लिया तो ये बहुत संभावना है कि वो पूरी वीडियो देखेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको बताऊं ये टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड का हो गया। 3 सेकंड इतना कम हो गया, 3 सेकंड में अब क्या बता दोगे, इतना कम रिटेंशन टाइम हो गया है ना। क्यों? क्योंकि रील्स हम देख रहे हैं। रील्स में होता क्या है कि आपको तुरंत मजा आ जाता है। क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्रिएटर्स के लिए चुनौती भी आई है कि छोटे से कम समय में उनको एंटरटेन करना है आपको। अच्छी बात है, इस बात में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप वो एंटरटेनमेंट के चक्कर में आपके अंदर एंजाइटी आती जा रही है, आप परेशान होते जा रहे हो। आपको जैसे टीचर ने आपसे 5 मिनट कुछ अच्छी बातें करी, आपको लगे अरे मास्टर चलो यार आगे चलो, क्या कर रहे हो, बोलो। थोड़ी सा चीज में गुस्सा हो जाएंगे कुछ भी होगा, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कंप्लेन नहीं करना है, जाहिर सी बात है। कोई भी यदि हमारे हमारे लिए यदि कोई सजेशन होता है तो आपकी कंप्लेन हम अपने लिए सजेशन के तौर पे समझते हैं कि भैया ये हमारे लिए एक सजेशन है, ये करना है। लेकिन वो शॉर्ट टेम्पर्डनेस जो है ना आपके जीवन में आ गई है। आप देखोगे कि घर पे भी यदि आप देखो, खाना खा रहे तब भी मोबाइल चल रहा है, घर वालों से हम बात नहीं कर रहे हैं। जिनके साथ हमें बैठना था कि बातचीत करते, कुछ अच्छी बात करते, अच्छी होती बुरी होती हर प्रकार की बातें होती, तो वो बातें खत्म हो गई हैं। जहां से बहुत कुछ सीखते हैं, आप देखो, आप अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हो यार, उन्होंने पूरा जीवन जिया है, उनसे आप कितना कुछ सीख सकते हो जीवन के बारे में। लेकिन क्या है, हम अपने पेरेंट्स को नजरअंदाज करते रहते हैं। हम सोचते हैं ठीक है, खाना दे दिया उनको, वही बड़ी बात है, हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जैसे उनको चाहिए आपका समय, उनके समय बैठ लिया आपने, कुछ बात कर ली उनसे, आपने कुछ लर्निंग ले ली, सीख लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी बातें मान ही लेना है, क्योंकि उनमें भी बहुत सारी कुरीतियां भरी हुई हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजों को फिल्टर करके जीवन के अनुभव लेकर के आगे बढ़ सकते हो। तो आपका जो शॉर्ट टेम्परामेंट हो गया ना वो ठीक हो जाएगा। लंबी वीडियो देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, छोटी वीडियो रील्स वील्स को बिल्कुल बंद ही कर दो तो अच्छा है। हम लोगों की मजबूरी है, हम लोगों को तो बनाना ही है। देखो हम लोग एडटेक के बिजनेस में हैं, तो हमें तो वो रील बनानी है, क्योंकि हम कम समय में आपको इंफॉर्मेशन भी देना चाहते हैं। लंबी वीडियोस पे हम देख रहे हैं कि बच्चे उस पर अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो हम लोगों को तो बिजनेस के पर्पज से करना है, लेकिन आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं, आपने पे किया है हमें, हम आपके लिए सजेशन नहीं देंगे कि आप बहुत ज्यादा रील्स या इन सब चीजों पर रिलाई करें। हाँ, इंफॉर्मेटिव रील्स यदि आप देख रहे हो तो ठीक है। इंटरटेनमेंट वाली रील्स में दिक्कत है। जैसे मान लो आपने 5 सेकंड या एक मिनट की रील देखी और आपको कोई मैथ की कोई ट्रिक मिल गई, रीजनिंग की कोई ट्रिक मिल गई, ठीक है, या आपने मान लो कोई युद्ध हमने सीख लिए, कोई एक मिनट में हमने 4 5 युद्ध है उसको देख लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत पता कहां शुरू होती है, जब आप यहां पे एंटर करते हो इसको देखने के लिए, आप देखते हो रील किसकी, कि मैथ की रील देख रहे हैं हम, और मैथ की रील देखते देखते है ना वो आ जाता है किस पे, क्रिस का गाना सुनेगा, है ना, क्रिस का गाना सुनेगा, सुन लिया ना, तो उस पे आ जाते हैं। फिर वो कच्चे बादाम पक्के बादाम वो सब आ जाता है। ठीक, तो हमें अपने आप को फिल्टर तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय इतना ही है, इसमें ही आपको घर के भी काम करने हैं, खुद के जीवन के भी काम करने हैं और पढ़ाई भी करनी है। अब आपको एक काम करना है, आपको ना अपना स्क्रीन टाइम देखना है, ठीक है, कि आप कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं। एक बार अपना चेक करना है आप लोग, ठीक है, स्क्रीन टाइम सेटिंग में जाके मिल जाता है, देख जाता है कि आप एक दिन में 24 घंटे में कितने घंटे आपने मोबाइल चलाया। उसमें से क्लास के घंटों को निकाल देना है, क्योंकि जितने घंटे क्लास हुई जाहिर सी बात है मोबाइल तो चल ही रहा है। तो मान लो 3 घंटे क्लास चल रही है, ठीक, तो उस 3 घंटे को 4 घंटे जो भी आप क्लास ले रहे हो उसको माइनस कर दो, फिर देखो कि बाकी के टाइम में आपने क्या किया। एक बार अपनी ईमानदारी से खुद से झांक के देखो, खुद के लिए थोड़ा सा जो है अकाउंटेबल हो,
खुद देखो कि यार मेरी जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री आप देखोगे, यूट्यूब की हिस्ट्री या फिर जो है गूगल की हिस्ट्री, उसको एक बार चेक करो कि यार मैं कर क्या रहा था दिन भर। वो हिस्ट्री एक बार देख लो, क्या चीजें सर्च कर रहे थे, उनको देख लो। इनकॉग्निटिव मोड वाले नहीं देखना है, ठीक है। लेकिन उस इनकॉग्निटिव मोड में ज्यादा समय तक आपका समय समय रहते भी नहीं होगे। लेकिन जो यूट्यूब पे आप समय दे रहे हो, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, पता नहीं कौन कौन नए नए बहुत सारे एप्लीकेशन आ ही गए हैं, है ना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे बहुत समय दे रहे हो आप। उस समय को शॉर्ट करो, कम करो उसको। मतलब फालतू के टाइम पे नहीं, यदि आपकी स्टडी के लिए हो रहा है। और जैसे मैं देखता हूं कि आपने कोई टॉपिक, मान लो आपको समझना था बंगाल का विभाजन, ठीक, बंगाल का विभाजन, आपने बंगाल के विभाजन की वीडियो देखी, और फिर क्या करो, उसको बंद कर दो। कई बार तो आपने देखा होगा, ऐसा भी आप लोगों के साथ हुआ होगा कि हम कोई चीज देख रहे हैं, मतलब हमने मोबाइल खोला किसी चीज को सर्च करने के लिए, आप उतने ही समय में भूल जा रहे हो कि मैं आखिर ये मोबाइल उठाया क्यों था। ऐसा हुआ है किसी के साथ? यस सर। यस हुआ सर है? हुआ है। कई बार होता जी ना कि सर, होता रहता है जी सर। कई बार ऐसा होता है। क्यों? अब सोचो हम लोग कितने कम अटेंटिव हैं, मतलब हमारा अटेंशन नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती है इस समय की, ये छोटी बात नहीं है। मतलब आप सोचो, आपका अटेंशन नहीं है कि आप क्या सोच रहे थे, तुरंत क्या सोचना था। और ये चीज फ्रिक्वेंट होने लगती है, अभी हो सकता है कम हो रही हो। यदि आप इन्हीं चीजों को रेगुलर करते रहे, इसी चीजों को रिपीट करते रहे, जिस जिस लाइफ स्टाइल में आप कर रहे हैं, तो ये आपके लिए चुनौती बन जाएगा। भूलने की बीमारी हो जाएगी आपको, क्योंकि आपका अटेंशन ही नहीं, आपका अटेंशन दूसरी तरफ है। हाँ, गोविंद कह रहे सर मेरा एक भी सोशल मीडिया नहीं है। ठीक है, नहीं, अब क्या जरूरत है यार अभी, मतलब लिटरली कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैं तो कहता हूँ सब लोग अनइंस्टॉल कर दो इनको, सबको, कोई जरूरत नहीं इनकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक साल कर लो ना, क्या दिक्कत है। अपनी क्लास उठाओ, ठीक है, क्लास देखी, मोबाइल रख दो। 1,000 रुपए का आप एक्स्ट्रा, आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1,000 रुपए का कोई नॉर्मल फोन ले लो साथ में, आपके पास स्मार्टफोन तो है ही, ठीक, नॉर्मल फोन ले लो 1,000 रुपए का। और उस फोन को इस तरीके से रखो कि भाई कोई अर्जेंट कोई कॉल करता है तो उससे बातचीत हो जाए। और वैसे भी जीवन में क्या ही अर्जेंट है यार आपके लिए, आप किसके लिए क्या कर पाओगे, मतलब आप किसके काम आने वाले हो, क्या कर लोगे आप, बस बातचीत ही जी हो सर। जाएगी। मतलब आप ऐसे सोचो ना, एक तो कई बार हम लोग ना अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं कि हम पता नहीं कितने बड़े आदमी हैं। आप 4 दिन गायब होके देख लो इस दुनिया से, बिल्कुल अंडरग्राउंड होके चले जाओ, 5वें दिन लोग भूलने लगेंगे, सब भूल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं हम बहुत बहुत बड़े आदमी हैं, हमें तो पता नहीं दुनिया, हम चले जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया से चले गए हैं, और 4 से दिन की बात होती है, फिर सब भूल जाते हैं, सारा रूटीन वर्क, सारे काम वैसे ही होते हैं जैसे होने हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देना है जीवन में सबको, कि उतना यही सब कुछ है, ये सब भी नहीं सोचना है। आप अपने कंटेंट पे फिक्स रहो, अपने अपना जो टारगेट बना है उस पे फिक्स रहो, आपके लिए अभी वही है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब भ्रम है, ठीक है। सो यदि मान लो आपने बंगाल विभाजन पढ़ा, तो बंगाल विभाजन की वीडियो देख करके फिर उसको बंद कर दो। आप सुबह से लेकर शाम तक मान लो अपने डाउट बनाते जाओ कि ये 5 चीजें हमें नहीं समझ में आई हैं, ये 10 चीजें समझ में नहीं आई। सुबह मतलब शाम को उन 10 चीजों को एक साथ एक एक करके सर्च करके देख लो, बस दैट्स इट। बहुत भटको भी नहीं। यूट्यूब पे भी मैं देखता हूँ बच्चा इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, एक जगह स्ट्रिक्ट हो जाओ, एक जगह अपना काम कर लो, भटकते रहो। मैं बताऊं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या होता है, वो लोग ना, जैसे पिछली बार हमारे साथ हुआ, इस बार भी हुआ कुछ स्टूडेंट के साथ। कुछ फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट थे। अब उन लोगों ने प्रीलिम वाले, काफी बच्चे जो प्रीलिम वाले बैच में थे, उसमें से काफी बच्चे मेंस जो इस बार देंगे, जो 25 वाला होना है मार्च में, और कुछ फाउंडेशन वाले बच्चे भी थे। अब क्या होता है, जैसे ही उनका प्रीलिम क्वालिफाई होता है, तो उन्हें पता क्या लगता है कि यार ये मास्टर लोग तो सस्ते में पढ़ा रहे हैं, कम फीस में पढ़ा रहे हैं, हम बड़ी कोचिंग ज्वाइन करते हैं किसमें, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लग रहा हो, वहां से सिलेक्शन हो जाएगा। अब फिर हो जाते हैं मिसगाइडेड, फिर आप भंवर में फंस गए। यहां पे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, सच बता रहा हूं। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है।
फिर बाद में वो 3 साल बाद फिर रिटर्न होते हैं। वो कहते हैं गुरुजी गलती हो गई। जब तक समय निकल जाता है, भाई कभी प्रीलिम नहीं होगा, कभी मेंस नहीं होगा, कभी जो है वैकेंसी कम आएगी, तो बहुत सारी चुनौतियां तो है ही इस एग्जाम में। यदि आपने उनको नहीं फेस किया सही से, तो दिक्कत ही दिक्कत बनी रहेगी वो हमेशा के लिए। इसीलिए वन गो में, एक बार में, अभी आपके पास यदि यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास दिसंबर है, 10 महीने पूरे हैं, है ना। 10 महीने पूरे हैं, इसको पूरा डिवाइड कर लो 6:10 और 6:4, यानी 6 महीने प्रॉपर मेंस के लिए पढ़ो अब। ठीक, जिसका केवल यूपी पीसीएस टारगेट है, मेंस 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 सब, लास्ट के 4 महीने पीटी। बहुत अच्छा समय है, सच बता रहा हूं, ये बहुत अच्छा समय है, जिसको भी करना है। 6 महीने क्या करना है, 6 महीने मेंस, 4 महीने प्रीलिम। और इस मेंस में भी तो वो सब चीजें पढ़नी है आपको जो प्रीलिम में काम आनी है, तो क्यों टेंशन की बात है। तो ये टारगेट बना लो, जो कि जिनकी तैयारी मान लो हो चुकी है, जिनका काफी कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया, इस मोड में आ जाओ। और हम लोग भी इसको मोड में यही करेंगे कि अब जो यूपी पीसीएस और जो है कि जिससे कि आपका मैक्सिमम सिलेबस इस 6 महीने में मेंस का आपका हो जाए, क्योंकि टाइम मिल गया हम लोगों को, है ना। टाइम मिल गया, अच्छा, तो टाइम मिल गया तो उसका सदुपयोग कर लिया जाए। ठीक है, अब आप लोगों की कोई डाउट है तो पूछो। सर हेलो। हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जो जब यूपीएससी ने सर 2023 में उन्होंने अपना पैटर्न को चेंज कर दिया और एलिमिनेशन मेथड को उन्होंने रिमूव करके जो क्वेश्चन का न्यू पैटर्न लेकर आए हैं, आपका केवल नाम वन। क्या है पहले? सर कौटिल्य। क्या नाम है? सर कौटिल्य। कौटिल्य। कहाँ से जी बोल रहे सर। हैं कौटिल्य सर जी? प्रयागराज, सर प्रयागराज से। अच्छा ठीक है, कौटिल्य। तो तो पैटर्न सर। की देखो, यूपीएससी को एक बहुत सरल शब्दों में हम लोग बोलते हैं कई बार, अनप्रेडिक्टेबल सर्विसेज, है ना। यस सर। तो चीजें तो बदलती रहेंगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन कोर चीजें नहीं बदलती हैं, आप जी समझो। सर। वो क्वेश्चन के तरीके बदल सकता है पूछने का, लेकिन उसे पूछना है कि राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में है, तो वो तो पूछेगा ही, है ना। जी सर। यस, वो तो सर ये पूछेगी। हिंदी वाला जी बेटा बताओ। सर ये हिंदी वाला क्लास सर कब चला था? हिंदी वाला आज क्लास नहीं हुआ था, अकरम बात कर रहे हो ना, राजीव। नहीं, राजीव साहनी। हाँ, कल 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 क्लास होगी उसकी, संडे में। आज सर की क्लास नहीं हो नहीं पाई, सर, इसलिए संडे में जो कर दिया। हिंदी सर जो हिंदी का सर 2 लेक्चर ऐड है अभी वो हम ऐड उसमें। करवाते हैं, असल में क्या होता है ना, दिन में जो जो ऐड करते हैं लेक्चर, जो सर है, वो शाम के टाइम पे ही आते हैं, ठीक है। तो अभी वो आ गए हैं, तो मैं अभी उनके ऐड करवा दूंगा लेक्चर, वो यही है। लेक्चर 1 गायब ही है सर बिल्कुल, हाँ क्योंकि हाँ, वो दो डलवा, लेक्चर हैं। अभी डल जाएगा बेटा, अभी डल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ठीक। हिंदी की क्लास किस में चलती है, आरओ या आरओ का? हाँ वो पीसीएस में चलती है। ओके सर। जी ठीक है, और किसी का देखो, बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं, आप सबके पास नंबर है, मेरा नंबर आप जरूर नोट करो। जो वाकई में 2000 जो है अपन को 26 में जो नए स्टूडेंट मान लो कोई जुड़ा है, तो ये मेरा नंबर है, आप अभी कनेक्ट कर लेना या बाद में कनेक्ट कर लेना, कल कनेक्ट कर लेना। और सर। हाँ जी, हाँ जी, अकरम बेटा इस पे कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, है ना, इस नंबर पे। बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर पीसीएस में कौन सी हिंदी चल रही है? क्या बेटा? पीसीएस में कौन सी हिंदी चल रही है? हिंदी जो मेंस में जो हिंदी आती है ना, और जो सीसेट में हिंदी आती है, उसके लिए है। वो कल से क्लास आप लोगों के लिए मिलेगी, ठीक है। कल से आप लोगों के ग्रुप में आएगी। तो ठीक, हमें क्यों नहीं मिल रही थी? कल से मिलेगी ना, कल से मिलेगी, ठीक है। कल से मिलेगी, निश्चिंत सर और रहिए। सर पेपर सर 6। हाँ बताओ प्रिया। पेपर 6। देखो अभी पेपर 6, पेपर 6 भी तो करना है यार। 3 तारीख रुक जाओ, 3 तारीख तक असल में विमल सर का पेपर हो जाए, उनका आरओ यारो का पेपर है, मेंस है। तो क्योंकि सर ही करवाएंगे वो, ठीक है। तो अच्छा। बात हुई है हमारी उनसे, तो एक हाँ। बार पेपर हो जाए उनको, तो फिर उनसे बात करते हैं। ऑप्शनल कब चलेगा सर? ठीक है। ऑप्शनल, ऑप्शनल की भी क्लास हो जाएगी शुरू, थोड़ा सा रुक जाओ बस 1-2 दिन। ओके सर। ठीक है, और बाकी लोगों का कोई डाउट तो पूछ लो। हाँ गोविंद, गोविंद आपका नाम क्या, गोविंद ही है और कुछ है?
या किसी दूसरे के नाम से जुड़े हुए हैं? अच्छा, गोविंद राम, ओके। ठीक है, अभी कांटेक्ट कर लेना, मेरा नंबर है ना इस पे बेटा, है ना? इस पे हाय लिख के भेज दो अभी। और हाँ, इसके बाद पॉलिटी की भी क्लास शुरू होगी, ठीक है? 5 तारीख से पॉलिटी की भी क्लास शुरू होगी। एक, देखो दो ही क्लास, अभी साइंस चलेगी, पॉलिटी चलेगी, 2 क्लास चलेंगी आपकी, है ना, फाउंडेशन वाले में। बाकी अभी जो सर जो पुराने वाले में उसमें हिस्ट्री चली रही है आपकी, और ज्योग्राफी की भी मंडे से रिज्यूम हो जाएगी क्लास। सर हाँ जी, बोलो राजीव। सर इसके अलावा सर अगर कोई भी मटेरियल अगर लेना हो तो मतलब उसको आप प्लीज सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे ग्रुप में। ठीक है, जो ठीक है। अलग से लेना हम लोग को लेना पड़ सकता है। ठीक है राजीव, ठीक है। तो आप लोग भी कम्युनिकेट करते रहा करो, ऐसे नहीं कि बैच ले लिए गायब हो गए, ये सब नहीं करना होता है। जैसे कोई भी नहीं दिक्कत सर आती है, कोई भी दिक्कत आती है ना, तुरंत जी आप जी कम्युनिकेट करो, मैसेज करो, बात करो, और फिर ठीक उस है। चीज को सॉल्व करें, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है। और सभी लोग सर लगते सर हैं फिर, है ना? इकोनॉमिक्स का क्लास कब से होगा सर? क्या बेटा? इकोनॉमिक्स का क्लास कब से होगा सर? इकोनॉमिक्स का तो अभी लेट होगा, क्योंकि अभी कंप्लीट करवाया गया है, ठीक है? थोड़ा सा डिले होगा। आप कौन से वाले में लक्ष्य वाले में हो, लक्ष्य 2.0 में हो कि किस में हो, 3.0 में? मिशन मिशन 2.0। अच्छा, मिशन 2.0 में ना। आप एक बार ना मुझे मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, है ना? अभी मैसेज कर लेना, फिर मैं उसमें कम करवाता हूँ। आपको क्या करेंगे ना ठीक है कि एक, सर। हाँ, एक और जो जिसमें कंप्लीट हो चुका है उस बैच की भी हम एक्सेस दे देंगे आपको, जिससे कि वहां से भी आप कवर कर पाओ कुछ चीजें, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हम्म, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कल क्लास होगी, देखो संडे में देखो, जो मॉर्निंग में हिस्ट्री की भी क्लास होगी ही होगी आपकी, और साइंस की भी कल क्लास होगी, ठीक है? तो कल क्लास होगी, और तो इधर उधर नहीं जाना है, क्लास करना है, ठीक? और टाइमिंग हम आपको मैसेज कर देंगे सुबह। क्लास की टाइमिंग, कल संडे होता है तो थोड़ा सा टाइमिंग का अलग रहता है। कल हम मैसेज कर देंगे मॉर्निंग में ही आपको, 12 बजे के लगभग लगभग। तो क्लास की टाइमिंग आपकी फिक्स हो जाएगी। बाकी 11 बजे तो सर की होगी, अनुराग सर की जो हिस्ट्री क्लास चल रही है, वो तो होगी होगी। ठीक है, कोई भी सर दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है, पर्सनलाइज्ड यदि आपको लग रहा है, किसी को ये लगता है कि सर मेरा प्रॉपर मेरे हिसाब से मेरा टाइम टेबल बनवा दो, तो कल आपके पास समय है, कल नंबर सबके पास है, ठीक है? इस पे आप कॉल कर लेना, प्रॉपर पर्सनलाइज्ड हम करवा देंगे कि आपको, मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए व्यक्तिगत तौर पे, कि मान लो किसी का कोई सब्जेक्ट कमजोर है, किसी का स्ट्रांग है, तो उस सब चीज पे बातचीत करके, तो कल का अपने पास दिन है, तो इसमें हम लोग बातचीत कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो सिलेक्शन लेना ही लेना है यार, मतलब और कुछ विकल्प है नहीं। जी हाँ, तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना, मैसेज कर लेना। कई बार मैं बता रहा हूँ कॉल नहीं उठ पाती है, मैसेज कर देना, ठीक है? तो हम आपके पास, सर। हम आप एक जूम मीटिंग करके जूम के साथ आपको कनेक्ट कर लेंगे, और आपकी उस यदि कोई कॉमन रहा, मान लो सेम समस्या दो बच्चों की रही, तो दोनों को मिला देंगे, या फिर पर्सनल होता क्या है ना, कई बार आप लोग भी नहीं बोल पाते हो एक दूसरों के साथ, दूसरे के सामने अपनी कमजोरी। कोई दिक्कत नहीं, आप उसके लिए मेरा बिल्कुल इस बात का इरादा नहीं रहता है कि आपकी कमजोरी किसी और को पता चले। तो आप मुझे बता सकते हो, और उसके हिसाब से आप पर्सनलाइज चीज़ों करके और अच्छा कर सकते हैं। जी बोलिए। सर लाइव क्लासेस के टाइम टेबल सर मिल सकता है क्या? हाँ, देखो मंडे से थोड़ा चीज़ें टाइम टेबल में बदलाव होने हैं, तो कल हम जी फिक्स करके, कल मीटिंग है हम लोगों की, तो कल जी। फिक्स करके परसों आपको मैसेज करवा दिया जाएगा, कल ही तो क्या मैसेज और करवा, शाम तक। और सर जो अ, हिंदी का जो लेक्चर सर फर्स्ट प्लीज उसको ऐड करवा दीजिएगा सर आज। ठीक है, ठीक है। सर कुछ, हेलो। है हाँ, सर। जी बताओ बैच बेटा। में रहेगा या मतलब अलग रहेगा या पीसीएस के साथ ही रहेगा? क्या बेटा? शिक्षा अधिकारी वाला जो बैच है, उसमें तो देखो वो पूरा, उसके लिए सिलेबस और उसका वो अलग एक बार अभी कनेक्ट कर लेना, मैं पर्सनली अलग बता रहेगा या मतलब? अभी कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक ठीक। ठीक है, ओके। ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सो जाइए, है ना? और सुबह पढ़ना भी है क्योंकि। थैंक यू। गुड नाइट हेलो सर। सर। जय हिंद। जय हिंद सर।